प्यारे बच्चों, आज आपको स्वतंत्र भारत में रजवाड़ों का विलय के अंतर्गत आज किस तरह से भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्थापित हुई और रजवाड़ों की क्या भूमिका थी। वैसे तो देखा जाए भारत में ब्रिटिश शासन दो प्रकार के थे। एक था जहां पर ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण रखती थी, अपना प्रभाव रखती थी, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन व्यवस्था स्थापित की हुई थी। दूसरा था ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष नियंत्रण, कि वहां पर ब्रिटिश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण बनाए रखती थी। वहां पर मुख्यतः राजाओं का शासन व्यवस्था हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का जिस भाग पर प्रत्यक्ष शासन था उसका विभाजन करने का निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था उसे विभाजित करने का निर्णय लिया गया। जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वह पाकिस्तान भाग कहलाएगा और इस तरह से दो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और इस तरह से जो ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र था उसका दो भागों में विभाजन करने का निर्णय किया गया, जिसमें मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को जो है पाकिस्तान मान लिया गया कि वह पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इस तरह से एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक पूर्वी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो युद्ध हुआ उसके अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, वह बांग्लादेश के रूप में कहलाया। ब्रिटिश शासन का जहां पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था उसे देसी रियासत या रजवाड़ा के नाम से जाना जाता है, कि जहां पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था उसे देसी रियासत या रजवाड़ा के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के समय इसकी कुल संख्या 565 थी, कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें इसकी कुल जो संख्या थी रजवाड़ों की या देसी रियासतों की वह 565 थी। इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह रियासत स्वतंत्र हैं, ये चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से देसी रियासत उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में विलय कर लिए। किंतु कुछ देसी रियासत जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर, बहुत से ऐसी देसी रियासत थी जो कि न भारत में विलय करना चाहती थी न पाकिस्तान में विलय करना चाहती, बल्कि वह स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो उस समय के गृह मंत्री थे या उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई के प्रयास के परिणाम स्वरूप बहुत से देसी रियासत भारत में विलय कर लिए। लेकिन ऐसे देसी रियासत जिसका जो आपका उल्लेख कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर आदि जो देसी रियासत थी वह जो है स्वतंत्र रहना चाहती थी। इसे देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के ऊपर दबाव बनाया, जिसके परिणाम यह हुआ कि हैदराबाद और जूनागढ़ के जो निज़ाम थे वह भारत से छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहाँ पर जो है जनमत संग्रह जो है कराया गया और उस जनमत संग्रह के अंतर्गत उसे भारत में विलय कर लिया गया। और वहीं पर मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद सिंह 1948 में भारत में अपने राज्य का विलय कराकर भारत की अधीनता स्वीकार कर लिया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का चुनाव हुआ। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पहली बार जो चुनाव भारत में हुआ वह मणिपुर राज्य था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कुछ व्यवस्था प्रावधानों के आधार पर 26 अक्टूबर 1948 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर के संबंध में बनाए गए अनुच्छेद 370 को वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद के माध्यम से समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर
और लद्दाख के रूप में स्थापित किया। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत में जो देसी रियासत थी, उन देसी रियासतों को कितने जो है परिश्रम के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कराया। जो विलय नहीं करना चाहते थे उनके ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया गया। यदि वह नहीं विलय करें उसके पश्चात भी उनके ऊपर दबाव बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें भारत में विलय कराने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो देसी रियासत थी अधिकतर जो है भारत में विलय कर लिया। धन्यवाद।